न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब बात होती है कि देश का मुखिया कैसे चुना जाता है, कैसे काम करता है और कैसे एक लोकतांत्रिक देश में आगे सत्ता बदलती चली जाती है, तो आपका जवाब आएगा कि ये लोकतांत्रिक देश है और इसे जनता बदलती है और जनता वोट देती है। लेकिन जब आप असलियत में ये समझेंगे कि पूरा खेल पर्दे के पीछे किस तरह से होता है, तब आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक मोहरा मात्र हैं। आप कैसे जाकर वो वोट करते हैं, यहाँ तक कि आपका जहन तक किसके कब्जे में होता है, किस तरह से उस जहन से सिर्फ उसी का नाम निकलता है जिसको आप वोट देने चाहते हैं, ये सब कैसे होता है, ये समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे एक पूरा सिस्टम काम करता है और वो ये तय करता है कि इस देश में कौन वहाँ पर मुखिया होगा, इसके पीछे की पूरी राजनीति को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसी भी देश में, या फिर अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे कोई भी पार्टी 10 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल कैसे राज करती है, कौन उन्हें राज करने के लिए पीछे से पूरा गणित बनाता है। मैं किसी सोशल मीडिया कैंपेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी जनता के मैंडेट के साथ कुछ बड़ी फिगर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पार्टियों के बीच के गठबंधन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ विदेशी ताकतों की। वो विदेशी ताकतें जो ये जानती हैं कि इस देश में आप कौन सा राजा होना चाहिए, इस देश में आप किसको आना चाहिए, इस देश में आप किसकी सत्ता पलट होनी चाहिए और कैसे आगे की पूरी रणनीति बनती है, ये समझना ज़रूरी है। आपको लगता है कि मोदी जी को चुन करके लाना एक बहुत बड़ा मैंडेट है, एक राम मंदिर के नाम पर आ रहे हैं या किसी और नाम पर आ रहे हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं ये महज आंखों के आगे की तस्वीर है। असल खेल कुछ और है। कौन देश में आ रहा है और कौन देश से जा रहा है। पहले भी जो सत्ता पलटी है वो किस तरह के रंग लेकर के आई और किसकी वजह से आई, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की बात होती है तो आज की तारीख में ये पूरा मामला कुछ देशों का नाम लिए बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। नंबर 1 अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, इस तरह की इन 3 बड़ी ताकतों की बात करें अगर दुनिया में आज की तारीख में, तो इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है किसी भी देश में किसकी सत्ता रहने वाली है इस पर, और कैसे ये विदेशी ताकत किसी भी देश के नेता को कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे उन्हें मजबूर कर देती हैं या फिर कैसे उनकी विदाई तक तय कर लेती हैं। इन विदेशी ताकतों की पसंद कौन है आज की तारीख में, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, ये भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि राहुल गांधी को ये विदेशी ताकतें चाहें तो तुरंत ला सकती हैं और तुरंत मोदी को हटा सकती हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, इसे समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ आज चर्चा में जो जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों से लगातार इस तरह के मुद्दों पर बड़ी गहन जानकारी रखते हैं और उन्हीं से हम समझेंगे कि ये विदेशी ताकतें आज की तारीख में किसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं और किसको हटाना चाहती हैं। भाई जी, आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री चुनने की, क्या इसमें कभी कोई विदेशी ताकतों का कोई इन्वॉल्वमेंट रह सकता है? क्या आपको लगता है कि ये देश की जनता ना चुन करके कोई और इंटरनेशनल लेवल पर इसे एक अलग तरह से देख रहा है इस पूरी परिस्थिति को? एक चीज आपको बताता हूँ कि भारत, रशिया की और चाइना की पॉलिसी ये है कि वो समाज में जो एनजीओ और वोटिंग पॉलिसी को जो वो अफेक्ट करते हैं, उन्होंने भारत को इस टारगेट में शामिल नहीं किया था। उनका पूरा टारगेट था अमेरिका में, उनका टारगेट यूरोप में, उनका अफ्रीका के अंदर पूरा फोकस था। भारत चूंकि एक घनिष्ठ मित्र रशिया का माना जाता था, इसलिए यहाँ के चुनावी दंगल में रशिया ने अपना मुदाखलत नहीं की, मगर अमेरिका ने भरपूर मुदाखलत की है और भरपूर मुदाखलत का आगे भी करने की संभावना है। तो यहाँ मैं ये कहूँ कि ये सरकार किसी एक के प्रति जो है वो प्रिय है या वो उसे लाना चाहते हैं, ऐसी संभावना नहीं है। मगर मैं इस वक्त ये भी देख रहा हूं कि जो नया निजाम, यानी कि जो रशिया में चलता है, जो चाइना में चलता है, एकल पार्टी या डबल पार्टी,
सिस्टम को लाने की जो कोशिश की जा रही है, वो एक ये जो वो बात अब मैं आपके प्रोग्राम में पहले बोल चुका हूँ, जो मैंने बताई थी कि ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम है पूरी दुनिया में बदला जा रहा है, इसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी अभी आप देखेंगे, पाकिस्तान में इमरान खान ने भी वही बात कही है कि अगर मैं आऊंगा तो यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दूंगा। इस तरह पूरी दुनिया के निजाम को बदलने की तैयारी चल रही है 2027 तक। पूरी दुनिया के निजाम को बदलने की तैयारी चल रही है, तो क्या भारत का निजाम भी बदलने जा रहा है विदेशी ताकतों के मुताबिक? देखिए, भारत का निजाम क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि 370 प्लस 400 एनडीए मिलाकर के सीटें आने वाली हैं। देखिए, ये मैं नहीं मानता हूं फिलहाल, क्योंकि इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मशीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मशीनें भी ना हो, अगर मैनुअल भी होता है, जिसे चुनाव जीतना होता है ना, तो चंडीगढ़ के चुनाव आपने देखे हैं। चंडीगढ़ के चुनाव में क्या हुआ? ठीक है, मतलब ये फेक गणित है जो ये कह रहे हैं। इसका मतलब मुद्दे की बात ये है कि विदेशी ताकतों की नजर में राहुल गांधी की इमेज, पर्सनालिटी कहाँ स्टैंड करती है? राहुल गांधी को वो देखिए, एक हर देश के अंदर वो दो पार्टियों को अपने साथ दोनों को ही रखते हैं। जैसे देश के उद्योगपति पक्ष और विपक्ष दोनों को फंडिंग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक बार टर्न इसका आएगा तो दूसरी बार इसका टर्न आएगा, और इन दोनों के साथ हमको जो है बना के रखनी है। इसी तरह विदेशी मामलों में अपने साथ जोड़कर रखने वाले बहुत ही अदृश्य तौर पर की गई संधियां होती हैं, उन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप जिनके साथ हथियारों के सौदे करते हैं, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर भी करते हैं, और बहुत सारा एक्सेस जो है अपने देश का आप दे देते हैं। और वो एक्सेस जो है वो किस किस तरीके से, इतनी मतलब रहस्यमय बातें हैं जिनको ओपनली जनता के बीच में नहीं किया जा सकता। बात ये है कि आप वहां बाउंड हो जाते हैं। और अभी राहुल गांधी, क्योंकि उनके इसलिए काम का नहीं है इस वक्त, माफ करिएगा, देश के काम का तो है, जनता के काम का तो हो सकता है, उनके काम का इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी बालादस्ती कायम की और देश को लेके वो आगे गए। मुझे 84 से पहले का वो भारत याद है, जब औद्योगिकीकरण हुआ और चीन हमसे बहुत पीछे चला गया और हम बहुत आगे निकल गए। फिर अचानक इंदिरा का मर्डर होता है, उसके बाद संजय का मर्डर होता है, फिर राजीव गांधी का मर्डर होता है, और उसके बाद विदेशी कंपनियां एंटर कर जाती है। तो ये बहुत सारा, आप इसको समझे कि ये सिर्फ इंटरनल खेल था या भारतीय पॉलिटिक्स थी। विनीता जी, कभी आपको जरूर मैं वादा करता हूं कि बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की नेहरू से पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, और वो कौन कौन लोग थे, जिसमें से आप आरएसएस को कैपिटलिज्म के समर्थक मान सकते हैं और कांग्रेस को आप लेफ्ट समर्थक मान सकते हैं। ये दोनों विचारधाराओं का सिर्फ लेफ्ट और कैपिटलिज्म नहीं है, बल्कि अमेरिका और रूस है इनका मतलब सीधे सीधे। तो ये जो अमेरिका और रूस है, यानी रूस इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसलिए राहुल गांधी के चांसेस कम हैं। क्योंकि यहाँ की जो जनता की मानसिकता बड़ी तेजी से बदली है। जनता ने अपने आप को एक धार्मिक, मतलब इतनी कट्टरता के नजदीक ले जाकर साबित कर दिया है कि राहुल गांधी के लिए आपने क्या कहा? राहुल गांधी अभी किसी के काम का इसलिए नहीं है क्योंकि देश की जनता वेस्टर्न माइंडेड होकर, कट्टरता, सेकुलरिज्म छोड़कर, क्योंकि लेफ्टिस्ट का सिद्धांत सबसे पहला सेकुलरिज्म है, और देश की जनता मैक्सिमम सेकुलरिज्म छोड़ चुकी है। और इसको मैनेज करने का टाइम या जरूरत इस वक्त रशिया और चीन नहीं समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। आगे मुझे लगता है कि भारत पर एक भारी प्रेशर आएगा, और वो भारी प्रेशर आपको तब देखने को मिलेगा जब, अभी बहुत जल्दी गाजा में शांति होने जा रही है, मैं पहले पूर्व सूचना आपको दे रहा हूँ। गाजा में शांति के बाद यूरोप ही अमेरिका के कब्जे में आता चला जाएगा, और भारत ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, दोनों तरफ का प्रेशर झेलेगा। आपकी अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत ज्यादा है। और अगर यही धार्मिक नफरतें आप इसी ट्रेंड पे, जो कि चुनावी जीत के लिए आपको चलना पड़ेगा, तो आने वाले दिनों में कुछ देशों के अंदर जहां से आप 50%, $120 मिलियन जो आप अरेंज कर रहे हैं, ये आपका जो है खतरे में पड़ सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो आपने अभी जिन लोगों को जिस मानसिकता के तहत तैयार कर दिया है, तो ये समझ लीजिएगा कि आप अगर खुद भी चाहेंगे कि इनको शांत कर दे तो नहीं हो पाएंगे। और अगर ये शांत नहीं हो पाएंगे तो आने वाले दिनों में फॉरेन रेमिटेंस की आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि
जो आपने अभी किया है, यानी कि देखिए तेल रशिया से लेना पड़ा और इसकी छूट अमेरिका ने दी। कोई तो सौदा किया होगा ना आपने अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका तुर्की पे पाबंदी लगा सकता है, जबकि F-35 के पुर्जे तक बनाता है अमेरिका के लिए तुर्की, जबकि 52 परमाणु बम तुर्की के अंदर रखता है अमेरिका, और उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नेटो का पार्टनर है। अगर S-400 लेने पर तुर्की पर कोई पाबंदी लग सकती है तो भारत पर क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि भारत पर इसका मतलब कोई ना कोई आपने समझौता किया है और समझौते का ऐलान वो कर चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं भारत से, और अगर ऐसा समझौता हुआ है तो ये आपके लिए शुभ शगुन नहीं। देखिए विनीता जी, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि एक बड़ी, मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा भारतीय यूनिवर्सिटीज का, भारतीय फॉरेन मामलों की स्टडीज का, कि हमारे जेएनयू से लेके कहीं भी वो बातें जो गूढ़ रहस्य है वो पढ़ाए नहीं जाते। अफसोस की बात यह है कि देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात समझ लीजिएगा कि दुनिया में दो सुपर पावर है, एक अमेरिका और एक रशिया। एक दौर आया जब शीत युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध खत्म होने के बाद यूएसएसआर टूट गया और रशिया अकेले बचा। मगर यहाँ अमेरिका एक सिंगल पावर हो गया, वर्ल्ड पावर हो गया। अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको बिल्कुल ऐसे समझ आ जाएगा कि लोग कितने अंधेरे में जीते हैं। यहाँ जब डेमोक्रेटिक सिस्टम जब लागू किया जाता है, मैं आज एक बड़े खुल के एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ बैठकर उनके घर पे खाने हुए पे कुछ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किया, तो मैंने, बल्कि उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि शायद वो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मैं कि कौन लोग खत्म करना चाहते हैं? तो बोले जो लाए थे। तो उसके बाद बात आई गई होगी, इससे आगे पीछे की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी गोपनीयता भी होती है, चीजें भी होती है। मगर एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मेरी अपनी, चूंकि फॉरेन अफेयर में मेरा दखल है और मैं डिप्लोमेसी पर ही तमाम काम करता हूं, ये आप आज तक ये आपको एहसास रहा होगा कि पाकिस्तान, हालांकि मेरे बहुत से प्रोग्राम इस बात पर मौजूद हैं कि मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान कोई नेशन नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें अपने लोगों को जो है यहाँ बिठाने के लिए और इस लोकेशन को अपने पास रखने के लिए यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ने अपने पास इसको रखा और मुसलमानों को धार्मिक तौर पर बेवकूफ बनाकर एक भेड़ बकरियों की तरह पाला। आज आप सुनेंगे कि पाकिस्तान के जो ब्रिगेडियर और मेजर रैंक के लोग हैं विदेशों में बैठकर अपनी सेना को ये कह रहे हैं कि ये सेना कभी हमारी थी ही नहीं, इन्होंने हमेशा ऑर्डर अमेरिका से लिए और हमारे लोगों पर जुल्म किया। आज पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, जो वहां का नेशनल हीरो माना जाता रहा है, जिसने पाकिस्तान को एक पहचान दुनिया में दिलाई क्रिकेट के जरिए, दुनिया के तमाम प्रेसिडेंट उससे तब मिलना चाहते थे जब वो कभी पॉलिटिशियन था भी नहीं, सिर्फ क्रिकेटर था। वो आदमी को वहां की फोर्स एक साइफर लिख के आता है, लिखा भी नहीं जाता, वहां की सिर्फ जो है कॉन्सुलेट को डिक्टेट किया जाता है कि तुम अपने इस इमरान खान को उठा के जेल में डालो, नहीं तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहता है, 57 मुस्लिम देशों का मुहाफिज बताता था, पता नहीं क्या क्या भला 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 बकवास चलती थी, वो तमाम दुनिया सुनती थी, अखबार बाजियां भी सुनती थी। वहां की लीडरशिप, चाहे भुट्टो हो या फिर नवाज शरीफ या फिर जर्नल, ये सब सुनते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो इतने सारी चीजों के बावजूद वो एक मैसेज पर काम कर रहा है। जी, तो ये सारी चीजें होने के बाद देखिए, एक कॉन्सुलेट पे आके वहां के डिप्लोमेट को कहा जाता है अपने प्रधानमंत्री को उठाओ, इसको जेल में डालो, और ये नहीं चाहिए, हम जिसे कहेंगे आप उसको प्रधानमंत्री बनाओ। तो वहां की 99% जनता इमरान खान को चुनना चाहती है, वहां की फौज उसको हटा के बगल कर चुकी है, क्योंकि इमरान खान ये बात जानता था कि यहाँ जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं उनकी डील पहले हो जाती है, बाद में प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, और उसके बाद उनको उनके उनके मफाद के लिए काम करने पड़ते हैं, विदेशों के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए। और वो उसके निकल के बाहर जा रहा था, अपने खेमे को बदल रहा था, यानी अमेरिका छोड़ के रशिया की तरफ जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो जेल में सड़ रहा है, उसकी पार्टी के तकरीबन सैकड़ों कैंडिडेटों को जेल में डाल दिया, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों का फर्क है, लेकिन क्या फिर भी आप कहेंगे कि इसी तरह की स्थिति है यहाँ पर, उसमें कोई फर्क नहीं है? एक बात बताइए विनीता जी, एक बात सोच लीजिएगा बड़े छोटे लफ्जों में। मैं एक वाकया बताता हूं, ढूंढ के आप देख सकते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा।
वाकया है, एक वक्त था जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उसकी बहुत हवा थी। जब वो मुख्यमंत्री थी तो एक शेखर क्या था, शशांक शेखर नाम था शायद, उनके जो सेक्रेटरी माने जाते थे, बल्कि संसदीय सेक्रेटरी भी उनको बनाकर वो वही सरकार चला रहे थे। तो शशांक शेखर ने एक कबूलनामा दिया था और वो ये था कि जब हमें ये कहा गया कि हमारे पास 42 या 45 सीटें उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आने वाली है, तो हमारे ऑफिस में अमेरिका के नुमाइंदे पहुंचते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि क्या वाकई तुम्हारे जो है 42 और 43 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले हैं, इसका मतलब तुम प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करने वाले हो। तो शशांक शेखर ने कहा कि मैंने कहा नहीं जी, हमारे पास 22 से 23 आने वाले हैं और हम लोग प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। मतलब साफ है कि यहाँ इशारा मिलता है कि अगर शशांक शेखर ये कहते कि हम प्रधानमंत्री पद का दावा करने वाले हैं, तो फिर उससे आगे वो कहानी शुरू होती है जो आप इमरान खान के साथ देख रहे हैं। और एक चीज आप समझ लीजिएगा, अमेरिका की तरफ से ये स्पष्ट तमाम देशों को धमकी दी जाती है, मोहम्मद बिन सलमान को भी दी गई थी ट्रंप के द्वारा, कि अगर हम 8 दिन अपनी सपोर्ट हटा दें तो तुम्हारी सल्तनत गिर जाएगी। और उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाया है, उन्होंने कद्दाफी को हटाया है, उन्होंने शाह फैसल को का कत्ल करवाया है, यानी अफ्रीका के अंदर 10 प्रेसिडेंट को वो बदल चुके हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि आपको लेफ्ट या राइट किसी एक के साथ रहना होता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत मौजूद नहीं है जो अमेरिका और रशिया को वायलेट करके ये दावा ठोक सके कि मैं दोनों के साथ नहीं हूं। ये बात तो हो गई, ये बात तो हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से ये राजनीति चलती है, ये राजनीति को ये ताकतें कैसे चलाती हैं। अब बात सीधे मुद्दे पर कि हमारे देश में आज की तारीख में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, चुनाव है अब 2 महीने के बाद में, क्या यहाँ पर विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट या उनका रुख जो है वो उसी तरह से रहने वाला है? क्या वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दशा और दिशा तय करने में है, तो किस तरफ है? आप एक बात देखिए, कहने के लिए, दिल खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब वाली कहानी हो तो फिर मैं कुछ ना कहूं, पर सच्चाई तो ये है कि दखल जो है वो बदस्तूर है। आप देख रहे हैं कि युद्ध यूक्रेन में और गाजा में चल रहा है, और अगर एक तरफ अमेरिका का कोई डेलीगेशन या कोई नुमाइंदा भारत पहुंचता है, तो या तो फिर भारत का बंदा पहुंच के रशिया उसकी सफाई देता है या उसे बुलाया जाता है, या फिर रूस का कोई आता है तो फिर भारत का कोई बंदा अमेरिका जाता है और वहां जाकर कुछ बात करता है। क्या चल रहा है सब कुछ? अगर आपके यहाँ पॉलिसी में दखल नहीं है तो फिर क्या जरूरत है कि जब आपके पास तुरंत अमेरिका, पूरे 6 महीने का इतिहास निकाल के देख लीजिएगा और पिछले 100 दिन का तो आप निकाल के देखिएगा कि एक तरफ आपका नुमाइंदा जो है, डिप्लोमेट आपका पहुंचता है, कोई भी उसमें मंत्री है, प्रधानमंत्री है या फिर आपका राजदूत है, जो भी है, वो तुरंत एक तरफ अमेरिका पहुंच रहा है, दूसरी तरफ रशिया पहुंच रहा है। आखिर दोनों को क्या जवाब दे रहे हैं आप? अगर एक तरफ रशिया के साथ डील बढ़ा रहे हैं तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप पनडुब्बियां जो है जर्मनी से, जबकि जर्मनी के तमाम हथियार यूक्रेन में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में फेल हो चुके हैं। आज हौतीज से अमेरिका अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अमेरिका को जो है उनके हथियारों की डील करना चाहते हैं, आप फ्रांस से करना चाहते हैं, जबकि फ्रांस को के कोई हथियार सक्सेस नहीं हुए हैं इस वार में। और हम जिनके अलाई हैं, 68% हथियार हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिनके पार्टनरशिप पे हम ब्रह्मोस बनाते हैं, तेजस बनाते हैं, अगर हम उनको किनारे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है। देखिए, इस पे एक मैं विमलता जी का बात आपको बता दूं, फिर कभी प्रोग्राम देखिएगा लंबा, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि अगर याल्टा एक अधिवेशन हुआ था 1945 में, किस तरह से ये बाजार का बंटवारा हुआ था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो हैं वो एक बाजार हैं और इस बाजार पर आधिपत्य रखने के लिए दोनों खेमे पूरा जोर लगाते हैं, अपनी मर्जियों से वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो भी होते हैं उसमें उनका पूरा इंटरेस्ट भी होता है, दखल भी होता है, और वो सिस्टम को हैक करना भी जानते हैं। और वो जनता में एक चीज आपको समझ लें कि जो आप पिछले कुछ वक्त से भारत में भी हैकिंग अटैक काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कोई के अलावा वनिता जी आप एक बात और समझ लीजिए, जो आपके एनजीओ होते हैं, जो आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बहुत सारी चीजें होती है, ये भी एक ट्रैप है। इस ट्रैप में क्या होता है कि वो लोगों को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं, हो सकता है फंड भी देते हो। ये क्या करते हैं, जब वो कोई बात कहनी होती है
वो कहते हैं, और समाज में एक माहौल बन जाता है। और समाज में माहौल किसके लिए बनता है कि हर किसी का मोहल्ले से लेके शहर तक एक आइकन होता है जिसकी वो बात मानता है, और उन बात मानने वाले लोगों को ये लोग अपने ट्रैप में रखते हैं। जब ये अपनी सत्ताओं को दो तरह की धमकियां देते हैं दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, वो कहते हैं आप सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखें, हमारी बातें माने, नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारी जनता को भी तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। और हम ऐसे लोगों का क्या करते हैं, उनका मर्डर कैसे किए जाते हैं, या वो आसमान में कैसे पहुंचाए जाते हैं, उसकी नजीर आपको 40 से ज्यादा मिल जाएगी दुनिया में। जो हमसे बगावत करता है वो नहीं रहता। तो ये जो सूरत हाल है कि आप कहेंगे कि समाज में एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको, अभी आपने रशिया और अमेरिका को लेकर के जो बात बताई, उसमें मोदी जी की स्थिति कहां पर नजर आ रही है? क्या वो बगावती वालों में से नजर आ रहे हैं या अभी एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से भारतीय डिप्लोमेसी को मैं बहुत मैच्योरिटी की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जब दुनिया की साफ लकीर खींची जा रही है, जब ये कहा जा रहा है, एक वर्ड बोला जा रहा है, एक गुरुजी होते हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के, जिनका नाम है अलेक्जेंडर दुगिन। उन्होंने स्पष्ट चीजें कह दी है, और मैं उनके एजेंडाज को पिछले 23 साल से रीड कर रहा हूं कि वो क्या कहाँ चल रहे हैं, वो कहते क्या है और करते क्या है। इधर अमेरिका अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, ये लड़ाई चल रही है ग्रेटर यूरेशिया वर्सेस द ग्रेट गेम। यानी अमेरिका ने, पश्चिमी जगत ने एक प्लान तैयार किया था जिसका नाम था द ग्रेट गेम, और रशिया ने एक प्लान तैयार किया था जिसका नाम है ग्रेटर यूरेशिया। तो ये एक वार है बहुत लंबी, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो घुसे हुए हैं। यहाँ मोदी जी ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका को भी हैंडल करूं, मैं रशिया को भी हैंडल करूं, मैं यूरोप को भी साथ लूं। देखिए, एक कड़वी सच्चाई को आप तस्लीम करें, आप बयानबाजी में कुछ भी कहते रहें, आपके पास ना तो कोई ऐसा हथियार है जो भारत ने अपने दम पर बनाकर दुनिया में सर्वोपरि साबित कर दिया हो कि जिसके बगैर, जिससे दुनिया डरेगी या दुनिया को उसकी जरूरत होगी, ना ही आप कोई ऐसी प्रोडक्शन करते हैं जो आपके बगैर दुनिया का कोई भी देश रोक सकता हो। आप दुनिया से मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद आपके पास बेचने के लिए क्या होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपकी माइनिंग सेक्टर, यानी आपकी रियल प्रॉपर्टी, आप उसे मतलब जो है मिनरल्स कह सकते हैं, केमिकल्स कह सकते हैं, आपकी फार्मिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं, इसके अलावा और बाकी सस्ती लेबर आप दुनिया को प्रोवाइड करते हो। आपकी मैक्सिमम फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होता है, जो गल्फ में और यूरोप में भारतीय गरीब लोग अपने परिवारों को पालने के लिए नौकरी करने जाते हैं, उससे आपका फॉरेन रेमिडेंस जो है वो कलेक्ट होता है। आपके पास ऐसा स्रोत नहीं है कि आपके चीन का व्यापार घाटा आप जो है अपनी एक्सपोर्ट नीति से पूरा कर लेंगे, या फिर आपका अमेरिका का व्यापार घाटा, अमेरिका के साथ तो आप प्रॉफिट में चल रहे थे, मगर आपका 10 मिलियन के करीब जो है, 14 मिलियन रशिया के साथ आपका व्यापार घाटा चल रहा है। अब आपको यूएई के साथ फॉरेन रेमिडेंस की जरूरत है। मतलब ये सब कुछ अलग बात है कि भारतीय जनता जो है वो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से नहीं समझती है, इन पॉइंट्स को नहीं समझती है कि कहां कहां चल रहा है। आप दावे करते हैं दुनिया से लड़ने की, दुनिया से आपके मजदूर, सस्ती लेबर दुनिया से पैसा इकट्ठा करके आपके खजाने में डॉलर भरती है, आप धमकी। लेकिन ऐसे में मोदी जी इसके बावजूद कैसे आप कह रहे इमेच्योर दिख रहा है डिप्लोमेसी आज की तारीख में इंडिया का? क्या आपने कहा कि इमेच्योरिटी देख रहा हूं मैं डिप्लोमेसी में भारत। पूरी तरह से है मैच्योरिटी देख रहा हूं, क्योंकि इसके नतीजे में जानता हूं कि यूक्रेन वार खत्म होने वाला है। यूक्रेन वार खत्म होने के बाद रशिया की अपनी स्ट्रेटेजी नए तरीके से होगी और वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। अमेरिका लाख चाहे कि वहां अपने पपेट को बिठा ले, मगर रशिया अपने पपेट को रिप्लेस करेगा, क्योंकि वहां से इन्हें निकालना है। लाल गर्म पानियों तक रसाई चाहिए अफगानिस्तान, और यहाँ से जो रेशम मार्ग ये निकाल रहे हैं उससे इस गर्म पानी में, इस समंदर में रशिया आना चाहेगा, वो आएगा और वो पाकिस्तान का सहारा लेगा। भारत को रशिया के साथ बना के रखनी चाहिए थी, मगर पश्चिम के साथ झुकाव या फिर समझौते जो करने पड़ रहे हैं, जिसकी बार बार अमेरिका धमकी दे रहा है। पेंटागन ने कई बार मैनी टाइम ऐलान किया है कि हम चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करेंगे। ये लीगल बयानात हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर ऐसा कहा है और आपने बैका एग्रीमेंट साइन किया है, कल अगर ताइवान को लेके चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर भारत की जमीन पे अमेरिका आकर छेड़खानी चाइना के साथ करता है, तो भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी एमेच्योर हो चुकी हैं जिनके आने वाले दिनों में विनीता जी बहुत नेगेटिव असर हो सकते हैं। तो मतलब रशिया की नजर में भारत में मोदी जी उनकी पसंद नहीं है, कम से कम? जी
रशिया की नजर में मोदी जी पसंद नहीं है। एक चीज आपको बताता हूँ कि भारत, रशिया की और चाइना की पॉलिसी ये है कि वो समाज में जो एनजीओ और वोटिंग पॉलिसी को जो वो अफेक्ट करते हैं, उन्होंने भारत को इस टारगेट में शामिल नहीं किया था। उनका पूरा टारगेट था अमेरिका में, उनका टारगेट यूरोप में, उनका अफ्रीका के अंदर पूरा फोकस था। भारत चूंकि एक घनिष्ठ मित्र रशिया का माना जाता था, इसलिए यहाँ के चुनावी दंगल में रशिया ने अपना मुदाखलत नहीं की, मगर अमेरिका ने भरपूर मुदाखलत की है और भरपूर मुदाखलत का आगे भी करने की संभावना है। तो यहाँ मैं ये कहूँ कि ये सरकार किसी एक के प्रति जो है वो प्रिय है या वो उसे लाना चाहते हैं, ऐसी संभावना नहीं है। मगर मैं इस वक्त ये भी देख रहा हूं कि जो नया निजाम, यानी कि जो रशिया में चलता है, जो चाइना में चलता है, एकल पार्टी या डबल पार्टी सिस्टम को लाने की जो कोशिश की जा रही है, वो एक ये जो वो बात अब मैं आपके प्रोग्राम में पहले बोल चुका हूँ, जो मैंने बताई थी कि ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम है पूरी दुनिया में बदला जा रहा है, इसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी अभी आप देखेंगे, पाकिस्तान में इमरान खान ने भी वही बात कही है कि अगर मैं आऊंगा तो यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दूंगा। इस तरह पूरी दुनिया के निजाम को बदलने की तैयारी चल रही है 2027 तक। पूरी दुनिया के निजाम को बदलने की तैयारी चल रही है, तो क्या भारत का निजाम भी बदलने जा रहा है विदेशी ताकतों के मुताबिक? देखिए, भारत का निजाम क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि 370 प्लस 400 एनडीए मिलाकर के सीटें आने वाली हैं। देखिए, ये मैं नहीं मानता हूं फिलहाल, क्योंकि इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मशीनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मशीनें भी ना हो, अगर मैनुअल भी होता है, जिसे चुनाव जीतना होता है ना, तो चंडीगढ़ के चुनाव आपने देखे हैं। चंडीगढ़ के चुनाव में क्या हुआ? ठीक है, मतलब ये फेक गणित है जो ये कह रहे हैं। इसका मतलब मुद्दे की बात ये है कि विदेशी ताकतों की नजर में राहुल गांधी की इमेज, पर्सनालिटी कहाँ स्टैंड करती है? राहुल गांधी को वो देखिए, एक हर देश के अंदर वो दो पार्टियों को अपने साथ, दोनों को ही रखते हैं। जैसे देश के उद्योगपति पक्ष और विपक्ष दोनों को फंडिंग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक बार टर्न इसका आएगा तो दूसरी बार इसका टर्न आएगा, और इन दोनों के साथ हमको जो है बना के रखनी है। इसी तरह विदेशी मामलों में अपने साथ जोड़कर रखने वाले बहुत ही अदृश्य तौर पर की गई संधियां होती हैं, उन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप जिनके साथ हथियारों के सौदे करते हैं, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर भी करते हैं, और बहुत सारा एक्सेस जो है अपने देश का आप दे देते हैं। और वो एक्सेस जो है वो किस किस तरीके से, इतनी मतलब रहस्यमय बातें हैं जिनको ओपनली जनता के बीच में नहीं किया जा सकता। बात ये है कि आप वहां बाउंड हो जाते हैं। और अभी राहुल गांधी, क्योंकि उनके इसलिए काम का नहीं है इस वक्त, माफ करिएगा, देश के काम का तो है, जनता के काम का तो हो सकता है, उनके काम का इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी बालादस्ती कायम की और देश को लेके वो आगे गए। मुझे 84 से पहले का वो भारत याद है, जब औद्योगिकीकरण हुआ और चीन हमसे बहुत पीछे चला गया और हम बहुत आगे निकल गए। फिर अचानक इंदिरा का मर्डर होता है, उसके बाद संजय का मर्डर होता है, फिर राजीव गांधी का मर्डर होता है, और उसके बाद विदेशी कंपनियां एंटर कर जाती है। तो ये बहुत सारा, आप इसको समझें कि ये सिर्फ इंटरनल खेल था या भारतीय पॉलिटिक्स थी। विनीता जी, कभी आपको जरूर मैं वादा करता हूं कि बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की नेहरू से पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, और वो कौन कौन लोग थे, जिसमें से आप आरएसएस को कैपिटलिज्म के समर्थक मान सकते हैं और कांग्रेस को आप लेफ्ट समर्थक मान सकते हैं। ये दोनों विचारधाराओं का सिर्फ लेफ्ट और कैपिटलिज्म नहीं है, बल्कि अमेरिका और रूस है इनका मतलब, सीधे सीधे। तो ये जो अमेरिका और रूस है, यानी रूस इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसलिए राहुल गांधी के चांसेस कम हैं। क्योंकि यहाँ की जो जनता की मानसिकता बड़ी तेजी से बदली है। जनता ने अपने आप को एक धार्मिक, मतलब इतनी कट्टरता के नजदीक ले जाकर साबित कर दिया है कि राहुल गांधी के लिए आपने क्या कहा? राहुल गांधी अभी किसी के काम का इसलिए नहीं है क्योंकि देश की जनता वेस्टर्न माइंडेड होकर, कट्टरता, सेकुलरिज्म छोड़कर, क्योंकि लेफ्टिस्ट का सिद्धांत सबसे पहला सेकुलरिज्म है, और देश की जनता मैक्सिमम सेकुलरिज्म छोड़ चुकी है। और इसको मैनेज करने का टाइम या जरूरत इस वक्त रशिया और चीन नहीं समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। आगे मुझे लगता है कि भारत पर एक भारी प्रेशर आएगा, और वो भारी प्रेशर आपको तब देखने को मिलेगा
जब अभी बहुत जल्दी गाजा में शांति होने जा रही है, मैं पहले पूर्व सूचना आपको दे रहा हूँ, गाजा में शांति के बाद यूरोप ही अमेरिका के कब्जे में आता चला जाएगा और भारत ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, दोनों तरफ का प्रेशर झेलेगा। आपकी अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है बहुत ज्यादा है। और अगर यही धार्मिक नफरतें आप इसी ट्रेंड पे, जो कि चुनावी जीत के लिए आपको चलना पड़ेगा, तो आने वाले दिनों में कुछ देशों के अंदर जहां से आप 50% $120 मिलियन जो आप अरेंज कर रहे हैं, ये आपका जो है खतरे में पड़ सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो आपने अभी जिन लोगों को जिस मानसिकता के तहत तैयार कर दिया है, तो ये समझ लीजिएगा कि आप अगर खुद भी चाहेंगे कि इनको शांत कर दे तो नहीं हो पाएंगे, और अगर ये शांत नहीं हो पाएंगे तो आने वाले दिनों में फॉरेन रेमिटेंस की आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि जो आपने अभी किया है, यानी कि देखिए, तेल रशिया से लेना पड़ा और इसकी छूट अमेरिका ने दी। कोई तो सौदा किया होगा ना आपने अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका तुर्की पे पाबंदी लगा सकता है, जबकि F-35 के पुर्जे तक बनाता है अमेरिका के लिए तुर्की, जबकि 52 परमाणु बम तुर्की के अंदर रखता है अमेरिका, और उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नेटो का पार्टनर है। अगर S-400 लेने पर तुर्की पर कोई पाबंदी लग सकती है, तो भारत पर क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि भारत पर इसका मतलब कोई ना कोई आपने समझौता किया है, और समझौते का ऐलान वो कर चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं भारत से। और अगर ऐसा समझौता हुआ है तो ये आपके लिए शुभ शगुन नहीं। बिल्कुल, यानी कि आज की तारीख में हमारे देश में जो बड़े नेताओं की बात हो रही है, सत्ता को संभालने के लिए उनमें से कोई बेटर चॉइस इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है विदेशी ताकतों को। हालांकि ऐसा हो सकता है कि अगर स्थितियां बदले तो शायद कुछ तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन आज की तारीख में भारत का मामला काफी फंसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना